इन दिनों अगर देखा जाए तो पत्नियों की जो ऐसी-ऐसी करतूत निकल कर सामने आ रही हैं, जो लोगों के दिलों को झकझोर कर रख देती है। चाहे वो मेरठ की मुस्कान की कहानी हो या फिर मेरठ की रविता की कहानी हो या फिर गाजीपुर के सूटकेस वाली कहानी हो, यानी कि तरह-तरह की घटनाएँ पत्नियों के द्वारा इस समय कारित की जा रही है, जिसको सुनने और जानने के बाद रूह काँप जाती है। दरअसल आज फिर से मैं आप लोगों को एक पत्नी की ऐसी दर्दनाक कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ, जिसको सुनने और जानने के बाद कहीं न कहीं आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि पत्नी पहले अपने पति को अपने भाई की शादी में ससुराल बुलाती है और उसके अगले दिन ससुराल वाले घर से महज 50 मीटर की दूरी पर उसके पति की लाश मिलती है। तो हड़कंप समझ जाता है। मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसे पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सर्विलांस, फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच पड़ताल करती है। इसके बाद जो खुलासा होता है वो बेहद चौंका देने वाला होता है। आप लोग भी समझ गए होंगे कि दरअसल अगर किसी पति की हत्या होती है तो उसके पीछे हाथ किसका हो सकता है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो अपराध चाहे जितना बड़ा हो उसके खुलासे में देर नहीं लगती। हुआ यही कि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है और फिर खुलासा करती है कि किस तरह से खुद की पत्नी ने ही अपने प्रेमी सहित प्रेमी के 5 दोस्तों के साथ मिलकर पहले सुनियोजित प्लान के तहत अपने पति को अपने भाई की शादी में बुलाती है और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती है। आखिरकार कैसे पुलिस इन आरोपियों तक पहुंचती है, इस पूरे खबर में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की है। दरअसल गोंडा जनपद का एक थाना लगता है खरगुपुर, और खरगुपुर थाना क्षेत्र का एक गांव आता है जिसका नाम होता है देवराहना। देवराहना का रहने वाला होता है हरेंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। हरेंद्र वर्मा भाई बहन मिलाकर कुल मिला के 4 लोग होते हैं और हरेंद्र वर्मा अपने घर का इकलौता लड़का होता है। अगर लड़कों में देखा जाए तो हरेंद्र वर्मा इकलौता लड़का होता है। अपनी बहनों में दूसरे नंबर पर होता है हरेंद्र वर्मा। सबसे बड़ी बहन उसकी रीता होती है। रीता की शादी हो चुकी होती है। और दूसरे नंबर पर होता है हरेंद्र वर्मा। हरेंद्र वर्मा की भी लगभग 6 साल पहले साल 2019 में गोंडा जनपद के ही बलरामपुर जुगली कला में उसकी शादी हो चुकी होती है। और हरेंद्र वर्मा से छोटी उसकी एक और बहन होती है जिसका नाम प्रीति होता है, और प्रीति से एक छोटी उसकी बहन होती है जिसका नाम गीता होता है। अभी इन दोनों बहनों की शादी होना बाकी है। हरेंद्र वर्मा के जो पिताजी हैं वो लुधियाना में मजदूरी का काम करते हैं और हरेंद्र वर्मा अपने गांव देवराना में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम किया करता था। बीते दिनों 30 अप्रैल की बात है, जब हरेंद्र वर्मा के ससुराल में उसके साले की शादी पड़ी हुई होती है। हरेंद्र वर्मा के ससुराल से निमंत्रण आता है जिसमें हरेंद्र वर्मा और उसके चाचा लल्लू वर्मा का निमंत्रण आता है। बीती दिनों 30 अप्रैल को हरेंद्र वर्मा अपने साले की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने चाचा लल्लू वर्मा के साथ अपने ससुराल जुगली कला जाता है। तो शादी में वो लोग जाते हैं अपने साले की और बारात करते हैं। अगले दिन बारात 1 मई को विदा होकर वापस आती है और उसके बाद जैसे कि आमतौर पर शादियों में होता है कि बारात वापस आ गई तो रिश्तेदारों का आवागमन शुरू हो जाता है। कुछ लोग रुकते हैं तो कुछ लोग जाने लगते हैं। किसी के पास समय होता है, कोई ये बहाना कहते हुए निकल जाता है कि भाई हमें और कहीं जाना है। तो इस तरह करके लोगों का आवागमन शुरू होता है। ऐसे में हरेंद्र वर्मा के जो चाचा होते हैं लल्लू वर्मा, जो उसके साथ आए हुए होते हैं, तो वो अपने भतीजे हरेंद्र वर्मा से कहते हैं कि ऐसा है, बारात भी हो गई है, बारात वापस आ गई है, तो हम लोगों को भी घर चलना चाहिए, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब है नहीं। तो हरेंद्र वर्मा अपने चाचा से कहता है, चाचा आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार जाकर अपने ससुराल वालों से बता के आऊँ कि हम और हमारे चाचा वापस गांव जा रहे हैं। हरेंद्र वर्मा वहाँ से जाता है, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने साले से और साथ ही अपनी पत्नी उमा से इस बात को बताता है कि मैं वापस अपने चाचा के साथ गांव जा रहा हूं। हरेंद्र वर्मा के जो ससुराल वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि बारात तो आज ही वापस आई है और रिश्तेदारों का आवागमन शुरू है, कम से कम 1-2 दिन आप रुक जाइए। दरअसल जो हरेंद्र वर्मा की पत्नी होती हैं वो होली में ही
अपने मायके गई हुई होती है और तब से वो अपने मायके में ही रह रही थी। इसीलिए उसके ससुराल वालों ने कहा कि बेटी को भी आए, यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए हैं, तो शादी तो अब संपन्न हो गई है और इसके बाद आप 1-2 दिन रुक लीजिए और उसके बाद साथ में लेकर इसको घर जाइएगा। हरेंद्र वर्मा वहाँ से वापस आता है और अपने चाचा लल्लू वर्मा से इस बात को बताता है। तो लल्लू वर्मा जो होते हैं हरेंद्र वर्मा के चाचा, वो कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तो आप रुक लो 1-2 दिन और मैं तब तक चलता हूँ गाँव, और फिर आप जो है बहू को साथ लेकर चले आना। हरेंद्र वर्मा अपने चाचा की विदाई करता है। लल्लू वर्मा वहाँ से चले आते हैं अपने गाँव। अब 1 मई को बारात वापस आई हुई होती है, सब कुछ ठीक ठाक चला और उसके बाद 2 मई का दिन होता है। फिर से 2 मई के दिन पार्टी वगैरह होते हैं, तो लोग बाग खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो 2 मई का जो दिन का वक्त था वो अच्छी तरह से बीत जाता है, लेकिन शाम का वक्त था जब हरेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी उमा में आपसी अनबन होती है। थोड़ा सा किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। इसके बाद हरेंद्र वर्मा गुस्से से घर से बाहर निकलता है और बाहर आकर वो बैठ जाता है। घर वाले कहते हैं कि खाना खा लो, तो उसके बाद वो खाना खाने से इनकार कर देता है और गांव की तरफ निकल जाता है। जैसे वो गांव की तरफ निकलता है तो हरेंद्र वर्मा के मोबाइल में एक फ़ोन आता है और फ़ोन में ये कहा जाता है कि आप स्कूल के पास चले आइए, यहाँ पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। बस हरेंद्र वर्मा अपने ससुराल वाले घर से महज 50 मीटर की दूरी पर जो एक सरकारी स्कूल होता है, उसी तरफ वो रवाना हो चलता है। और जैसे ही हरेंद्र वर्मा स्कूल के पास पहुंचता है, उसके बाद पहले से ही घात लगाए बैठे वहां पर कुछ युवक पहुंचते हैं, हरेंद्र वर्मा को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसका वहीं पर कत्ल कर देते हैं और मौके से मारने वाले जो बदमाश होते हैं वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद सब लोग ये सोच रहे थे कि दरअसल वो नाराज़ होके गए हैं, कहीं इधर उधर बैठे होंगे, क्योंकि भाई ससुराल में हैं। तो वैसे भी आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि ससुराल में जब कोई जाता है, और गांव क्षेत्र में ज़्यादातर ये होता है कि लोग बाग काफ़ी स्नेहिल होते हैं, एक दूसरे के घर में लोग बाग अपने अपने घर में बिठाते हैं, रिश्तेदारों को मान सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहाँ में ये था कि गए होंगे किसी के घर की तरफ बैठे होंगे। काफ़ी देर हो जाती है जब हरेंद्र वर्मा वापस नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों को इस बात की चिंता सताने लगती है कि रिश्तेदार हैं भाई, अगर बिना खाना पीना खाए पिए अगर वो जो है कहीं गए हैं तो उनको भी फिक्र होती है कि कल जाकर अपने घर में ये ना कहें कि हम इनके यहाँ गए थे तो हमने किसी ने खाना पीना भी अच्छे से नहीं पूछा। बस सब लोग खोजबीन शुरू कर देते कि दरअसल ये कहाँ गए। और जैसे ही खोजते खोजते लोग बाग स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो हरेंद्र वर्मा होता है उसकी लाश स्कूल के पास पड़ी हुई होती है। और जैसे ही हरेंद्र वर्मा के ससुराल वालों की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लोग काफ़ी तेज़ से दहाड़े मारकर रोने और चीखने लगते हैं। उधर उसकी जो पत्नी होती उमा, वो भी भागी भागी आती है और अपने पति को इस हालत में देख ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के रोने लगती है कि कहीं ना कहीं उस लोगों को इस बात का डर सता रहा था कि कुछ भी हो, ये हमारे रिश्तेदार हैं और ये तो घर जाने वाले थे और हम ही लोगों ने इन लोगों को रोक लिया था और इनके साथ ये घटना हो गई, तो इनके घर वाले क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि बताइए ससुराल वालों ने ना रोका होता और ना हमारे बेटे के साथ ऐसी घटना हुई होती। बस इसके बाद ये लोग जो हरेंद्र वर्मा के ससुराल वाले होते हैं, ये हरेंद्र वर्मा के घर में इस बात की सूचना देते हैं कि दरअसल आपके बेटे का यहाँ पर कत्ल हो गया है। लल्लू वर्मा जो होते हैं हरेंद्र वर्मा के चाचा, अभी ही वो घर पहुँचे ही थे कि जैसे ही उनको इस बात की खबर मिलती है, फिर से वो उल्टे पांव भागकर अपने भतीजे हरेंद्र वर्मा के ससुराल आ जाते हैं। अपने भतीजे को इस हालत में देखकर वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और इसके बाद जो हरेंद्र वर्मा के ससुराल का जो नज़दीकी थाना होता है खरगुपुर, तो वहाँ पर वो अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देते हैं। मौके पर पुलिस पहुँचती है और साथ ही जिले लेवल के तमाम बड़े से बड़े आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुँचते हैं। और इसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्य की टीम वहाँ पर पहुँचती है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में लग जाती है। दरअसल
जब इस पूरे मामला का खुलासा होता है बेहद गंभीर और चौंका देने वाला होता है। सर्विलांस टीम के माध्यम से पता चलता है हरेंद्र वर्मा से ज़्यादा जितेंद्र नाम का एक लड़का होता है जो हरेंद्र वर्मा की पत्नी उमा से बातें किया करता था। बस उसी के आधार पर पुलिस का शक तुरंत हरेंद्र वर्मा की पत्नी उमा पर जाता है, क्योंकि अब पुलिस करे तो करे क्या। नीले ड्रम वाली कहानी मुस्कान रस्तोगी की आप लोगों ने सुनी होगी, फिर मेरठ से ही एक कहानी रविता की आती है, उसकी भी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जनपद से एक कहानी पत्नी की ही आती है सूटकेस वाली, उसको भी आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन कई तरह की इस समय घटनाएं जो पत्नियों के द्वारा कारित की जा रही हैं, तो इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस तुरंत जो हरेंद्र वर्मा की पत्नी होती है उसको सर्विलांस के आधार पर जो नंबर मिला होता है जिससे वो ज़्यादा बातें किया करती थी, तो पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो जो उमा होती है वो पुलिस को इधर उधर टाल मटोल करने का काम करती है, पुलिस को गुमराह करने का काम करती है। काफ़ी देर तक वो इधर उधर करके इस पूरे मामले को टालने का प्रयास करती हैं। लेकिन कहते हैं कि पुलिस जब अपने पर आ जाए तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। हुआ वही, पुलिस ने अपना पुलिसिया रुख अपनाया तो हरेंद्र वर्मा की जो पत्नी होती है उमा, वो सारे राज खोलना शुरू कर देती है। दरअसल पहले बयान में वो बताती है कि शादी से पहले ही मेरे गांव का ही रहने वाले जितेंद्र से मेरा प्रेम संबंध है और उससे लगभग 6 साल पहले से मेरा प्रेम संबंध है, तो उससे मैं बातें किया करती थी। तो इसके बाद पुलिस जब जितेंद्र का नाम हरेंद्र वर्मा की पत्नी उमा की जुबान से सुनती है, तो पुलिस ने भी सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जितेंद्र को ही उठा लिया जाए, और जब ये दोनों आमने सामने होंगे उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी अच्छे से होगा। तुरंत पुलिस जितेंद्र को उठाती है और जितेंद्र के साथ भी पुलिस अपना पुलिसिया रुख इख्तियार करती है। तो जो जितेंद्र होता है वो भी इस पूरे इस घटनाक्रम का खुलासा करने लगता है। पहले तो वो भी इधर उधर इस पूरे मामले को घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन काफ़ी कड़ाई के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है। दरअसल जितेंद्र के द्वारा जो बताया जाता है वो कहता है कि लगभग 6 साल से उसका हरेंद्र वर्मा की पत्नी उमा के साथ प्रेम संबंध है और 4 साल पहले उमा की शादी जो है हरेंद्र वर्मा से हो जाती है, जबकि उमा से शादी मैं करना चाहता था, लेकिन उमा के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और हम और उमा एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। शादी हो जाने के बावजूद मैं और उमा दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में बने रहे, हम दोनों का मिलना जुलना जारी रहा, लेकिन बीच में जो अड़चन आती थी वो आती थी हरेंद्र वर्मा को लेकर। कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में इस बात की टीस उत्पन्न हुआ करती थी कि हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बावजूद उसके अलग अलग रहते हैं। और आगे उमा के प्रेमी जितेंद्र के द्वारा बताया जाता है कि दरअसल हरेंद्र वर्मा को रास्ते से हटाने का ये हमारा कोई पहला प्रयास नहीं है, इससे पहले भी हमने कई प्रयास कर चुके हैं लेकिन हम विफल हो जाते थे। दरअसल हरेंद्र वर्मा को मारने के लिए वो लोग पहले से ही प्लान बनाते हैं, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद वो लोग विफल हो जाते हैं। तो इस बार उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हरेंद्र वर्मा को मारने के लिए कुछ और लोगों का सहयोग लिया जाए। इस बार जो जितेंद्र होता है वो करता क्या है कि अपने 5 और अन्य साथियों को इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित करता है, जिनके नाम होते हैं दोस्तों मुकेश कुमार, सचिन, अखिलेश यादव, संतोष और मुकेश साहू। अब जितेंद्र अपने अलावा इन 5 लोगों को सम्मिलित करता है। जितेंद्र को मिलाकर 6 लोग और जितेंद्र की प्रेमिका उमा यानी कि हरेंद्र की पत्नी उमा को मिलाकर ये लोग 7 लोग हो जाते हैं। अब ये 7 लोग इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का एक सुनियोजित प्लान बनाते हैं और प्लान के बाद ये बताते हैं कि दरअसल हमने पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित प्लान दे रखा था, जिसमें जो हरेंद्र वर्मा की पत्नी होती है वो सबसे पहले अपने पति हरेंद्र वर्मा से झगड़ा करती है। झगड़ा तो एक बहाना था, वो जानबूझकर उससे झगड़ा करती है ताकि वो अंदर से उत्तेजित हो, नाराज़ हो, गुस्सा हो और घर से बाहर निकले। फिर इसके बाद जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो जो हरेंद्र वर्मा की पत्नी होती है उमा, वही अपने प्रेमी जितेंद्र को फ़ोन करके बताती है कि दरअसल अपने पति को मैंने उकसा तो दिया है और वो गुस्से में बाहर भी निकल गया है। बस
इसी के मौके का फ़ायदा उठाकर जो जितेंद्र होता है वो अपने दूसरे दोस्त मुकेश को फ़ोन करता है और उसको हरेंद्र वर्मा का नंबर देता है और बोलता है कि इस नंबर पे फ़ोन करके उसको स्कूल के पास तक बुलाओ। इसके बाद मुकेश हरेंद्र को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद मुकेश बोलता है कि दरअसल तुम स्कूल के पास चले आओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद हरेंद्र वर्मा स्कूल की तरफ बढ़ता है और पहले से वहाँ पर घात लगाए बैठे इन लोगों के द्वारा हरेंद्र वर्मा को पकड़ लिया जाता है, वहीं पर उसका कत्ल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही इस घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस की सर्विलांस टीम, फॉरेंसिक टीम और साथ ही तकनीकी सच की जो टीम होती है, उस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए इसका खुलासा करती है और साथ ही संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन 7 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि आए दिन समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख लें, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो, जिससे कि आपका मान सम्मान तो जाए ही, साथ ही सारी ज़िंदगी आपकी सलाखों के पीछे बीते। आप जहाँ भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। तो इस पूरे कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप लोगों की राय क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।